every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकीबल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है यही है आपके सारे टॉपिक्स जो हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनोग्राम, इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। और आज आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाला वो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो टाइप्स के ऑर्गेनोग्राम्स होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे ट्रेडिशनल वाले डिस्कस करूंगा। जो मॉडर्न है वो अगले चैप्टर में आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नहीं चलो पहले ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। अब ये हर बिजनेस मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है हर बिजनेस की, वो इवॉल्व होती रहती है हर सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। मेनली डिपेंड करता है आपको क्या स्ट्रक्चर चूज़ करना है, कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ का क्या नेचर है, कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने काबिल हैं, मैनेजमेंट की क्या फ़िलॉसफी है, वगैरह वगैरह। तो अथॉरिटी रिलेशंस पे बेस्ड 3 तरीके होते हैं: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पुरानी और सिंपल तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इसको स्केलर या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो वर्टिकली फ्लो करती है। जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वहाँ से लोएस्ट सबऑर्डिनेट तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो अथॉरिटी है ना, वो टॉप पे हाईएस्ट होती है और नीचे आते 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 एक जैसे जैसे उसके लेवल कम होते हैं वो अथॉरिटी भी कम होती जाती है, ठीक है। अब जो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक वेरिएशन है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें एक्टिविटीज़ है बिजनेस की वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दी जाती हैं। और जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे फ्लो करती है उस डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वहाँ से लेकर लोअर लेवल्स तक, ठीक है ना। जो लाइन जो मेन है वो तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दौड़ रही है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, हर पर्सन जो है वो डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में है। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो एक आपकी कमांड बनती है बेसिकली, कि जो ऑपरेटिंग पर्सनल हैं उनके लिए, और साथ ही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनती है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी बनती है और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी बनती है। ये ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की चेन भी सेटअप करती है पूरी एंटरप्राइज में। जो लाइन अथॉरिटी की जो एसेंस है वो ये है कि जो सुपीरियर है वो डायरेक्ट कमांड जो है अपने सबऑर्डिनेट पे एक्सरसाइज करता है। जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है ये डायरेक्ट लिंक है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। हर मेंबर को पता है कि उसे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको उसे रिपोर्ट करना है। अब इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। पहला, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप्स होते हैं। दूसरा, अथॉरिटी जो है वो टॉप से लोएस्ट तक जाती है। तीसरा, हर मेंबर को पता है कि उसे किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको ऑर्डर्स देने हैं। और फोर्थ, की हर सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट्स पे डायरेक्ट कमांड एक्सरसाइज करता है। और फिफ्थ लास्ट, की जो ऐसे लोग हैं इसमें जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि एंटरप्राइज की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। मेरिट्स, सबसे पहला मेरिट है सिंप्लिसिटी। ये बहुत सिंपल होता है इस अथॉरिटी रिलेशन को इस्टेब्लिश करना। जो एम्प्लॉयज़ बहुत ही आसानी से समझ आते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा पॉइंट है क्लियर कट रिलेशनशिप्स। अब क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होता है पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड। इससे यूनिटी ऑफ कमांड आती है और ये भी एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा हुआ होता है। हर सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। फोर्थ है इसमें डिसिप्लिन। इससे डिसिप्लिन आता है एंटरप्राइज में, क्योंकि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ है प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। ये प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिली हुई है। जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो अपनी डिसीजन मेकिंग की ड्यूटी किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता, ना ही वो ब्लेम शिफ्ट कर सकता है। तो बेसिकली वो खुद डिसीजन ले पाएगा तो फटाक से सारे काम होते चले जाएंगे। सिक्स्थ है फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान को पता है कि उसे किससे ऑर्डर्स मिलेंगे, किसको वो अकाउंटेबल है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हर एग्जीक्यूटिव जो है उसको आप पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि उसके सबऑर्डिनेट्स के क्या क्या एक्शन हुए हैं, उसने क्या क्या काम किया सबऑर्डिनेट्स से, उसके लिए आप एग्जीक्यूटिव को ठहरा सकते हो। और सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब भैया जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो एक डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती हैं वो एक ही एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं। इससे जो है यूनिफाइड और हारमोनियस ऑपरेशंस होते हैं। अब क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं तो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जो क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो पॉसिबल हो पाता है। क्या नुकसान है इसके? पहला पॉइंट है
कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यह कंसंट्रेशन रहता है अथॉरिटी का टॉप लेवल पे। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स अगर काबिल नहीं है तो एंटरप्राइज सक्सेसफुल नहीं होगी। और कई बार क्या है कि जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, उनको वो ओवर बर्डन हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से। हाँ, मानता हूँ अथॉरिटी हर लेवल पे दी जाती है, लेकिन बेसिकली जो मेन अथॉरिटी है वो टॉप लेवल पे रहती है। सेकेंड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन स्टाफिंग। जो एग्जीक्यूटिव्स है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डाइवर्स फंक्शंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। केपेबल एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करना, रिक्रूट करना बहुत कठिन होता है। थर्ड पॉइंट है इंस्टेबिलिटी। अभी एक एंटरप्राइज की जो सक्सेस है और जो उसकी सर्वाइवल है वो कुछ लोगों पे निर्भर है। अब देखो, उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा बढ़कर के आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो बिज़नेस को। अगर वो की एग्जीक्यूटिव्स जो हैं अगर वो चले जाते हैं बिज़नेस से तो फर्म पूरी रूइन हो सकती है। तो बहुत कम स्कोप होता है कि लोगों को ट्रेन करना, डेवलप करना जो इन लाइन एग्जीक्यूटिव्स की जगह ले सकें। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन ज़्यादा नहीं होती है। एक लाइन एग्जीक्यूटिव हर फंक्शन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फिफ्थ है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। ज़्यादा इसमें ना बॉटम टू अपवर्ड्स कम्युनिकेशन नहीं होती है क्योंकि हायर लेवल्स पे अथॉरिटी का कंसंट्रेशन है और टॉप एग्जीक्यूटिव जो है ना उनका ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, वो सुनना पसंद ही नहीं करते अपने सबॉर्डिनेट्स की। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स है। अब जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सूटेबल रहती है स्मॉल एंटरप्राइजेज में जहाँ पे बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसे में यहाँ पे जो ओनर है वो डायरेक्टली अपने वर्कर्स को ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है, और वो डायरेक्टली जो है वर्कर्स जो है मैनेजर और ओनर से बात कर सकते हैं। इवन इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस ये कुछ केसेस में इसने अच्छे से काम किया है। तो ये होगी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या है, अब स्टाफ का क्या मतलब है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवाइस देते हैं, सर्विस देते हैं लाइन को। देखो, जो लाइन के आपके जो थे ना लाइन स्टाफ, उन लाइन मैनेजर्स वगैरह, उनको असिस्टेंस देते हैं स्टाफ। मैं आपको अच्छे से अभी समझाऊंगा, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, चिंता नहीं करो। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन है वो सर्व करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड करते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं, और जो स्टाफ है वो एक्सपर्ट नॉलेज देता है, एडवाइस देता है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए वो नॉलेज देता है, उनको एक्सपर्ट सर्विस देता है। जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि काम कैसे होगा, सुपरविजन कैसे करना है एम्प्लॉयज़ का वगैरह वगैरह। जो स्टाफ जो होता है इट इज़ ऑक्सिलरी टू लाइन। देखो, ये एडवाइस देता है, इंफॉर्मेशन देता है, असिस्टेंस देता है लाइन एग्जीक्यूटिव्स को ताकि वो अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे जो हैं ये एक लाइन डिपार्टमेंट है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में। और जो स्टाफ फंक्शंस क्या हैं, परचेजिंग, पर्सनल और अकाउंटिंग। हर स्टाफ फंक्शन जो है ये एक स्टाफ स्पेशलिस्ट के अंडर आता है जिसका कमांड होता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में। उसकी जो एडवाइस और काउंसिल है वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स पे बाइंडिंग नहीं होती है। वो इशू मतलब ना अपने ऑर्डर्स जो है वो डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता सबॉर्डिनेट्स को लाइन डिपार्टमेंट में। तो यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहती है और एक्सपर्ट असिस्टेंस भी उनको मिलती है। केवीसी में जैसे एक्सपर्ट एडवाइस आपको दी जाती है तो जो बंदा बैठा है उसी ने प्रश्न खेलना है ना, वही जब तक नहीं बोलेगा इस उत्तर को लॉक कर दिया जाए तब तक अमिताभ बच्चन जी नहीं बोल सकते कंप्यूटर जी इस उत्तर को लॉक किया जाए। तो वहाँ पे उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है। यही चीज़ यहाँ पे भी है, उसको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन वही अपना जो है जो लाइन के आपके हैं वो ही सबॉर्डिनेट्स को कमांड करते हैं। अभी जो फीचर्स, अभी यहाँ पे ना फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो फीचर्स बताते हैं इसके कुछ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन अथॉरिटी है वो बिल्कुल इस तरीके से चलती है डाउन द लाइन जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होती थी। सेकंड पॉइंट, स्पेशलिस्ट जो है वो लाइन मैनेजर से अटैच्ड है, वो उनको एडवाइस देते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। वो अपनी स्पेशलिटी के साथ हमेशा तैनात खड़े रहते हैं लाइन मैनेजर्स को सर्व करने के लिए। जब भी उनकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करनी है, एक्सपर्ट एडवाइस देनी है, तो ये बस एक्सपर्ट एडवाइस है ना, इसको आप बस केबीसी से लिंक करके रखना, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। थर्ड है, स्टाफ ऑफिसर जो है उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कमांड की ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको बस एडवाइस देने के लिए रखा गया है, ठीक है ना। फोर्थ है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ का यूज़ है उसे आप जो डिटेल्स हैं उसको हैंडल करने में देख सकते हो, डेटा गैदर करने में देख सकते हो, स्पेसिफिक मैनेजरियल प्रॉब्लम्स पे एडवाइस ऑफर करने के लिए देख सकते हो। अब इसके कुछ फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं फटाक से। पहला फ़ायदा इसका स्कोप ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप देखने को मिलता है एंटरप्राइज में, क्योंकि
जो उनको असिस्टेंस मिल रही है, एडवाइस मिल रही है स्टाफ स्पेशलिस्ट की, और वो ताकि ना अपना ज़्यादा काम कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अभी इसमें क्या है, प्लान्ड स्पेशलाइजेशन होती है और मैनेजमेंट की बेनिफिट के लिए एक्सपर्ट नॉलेज भी मिल रही है। थर्ड है बेटर डिसीजन। स्टाफ स्पेशलिस्ट जो है वो लाइन मैनेजर को मदद करते हैं कि वो अच्छे अच्छे डिसीजंस लें और उनको पूरी ना सही प्रकार की इंफॉर्मेशन सही जगह पर सही समय पर देते हैं। ठीक है, सही समय पर सही प्रकार की सही इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है लेसर बर्डन ऑन लाइन एग्जीक्यूटिव्स। अब इसमें क्या है कि जो वर्कलोड है लाइन मैनेजर्स का वो रिड्यूस कर दिया जाता है स्टाफ ऑफिसर्स के आने से। टेक्निकल प्रॉब्लम स्पेशलाइज्ड मैटर्स जो हैं ये स्टाफ करता है, और जो रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं ये लाइन ऑफिसर्स देखते हैं। फिफ्थ है इसमें एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च। अभी जो वर्क है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, तो वो ऐसे ना कुछ रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं ताकि प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ऐसे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाएंगे, नए नए तरीके, इकोनॉमिकल तरीके, ताकि अपने वो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन से लाते रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ लाइन ऑफिसर्स। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्टाफ सर्विस है वो एक एक्सीलेंट तरीका बने हैं लाइन मैनेजर्स को ट्रेन करने का। अब इसके कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। अब ये एक चांस है कि लाइन और स्टाफ ऑफिसर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। लाइन ऑफिसर्स कहे कि जो है ये एडवाइस सही नहीं दे रहे हैं स्टाफ वाले, और स्टाफ वाले कहें कि हमारी एडवाइस को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे मतलब कुछ भी उन्हें इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दूसरा है डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अब ये बहुत डिफरेंस होता है लाइन और स्टाफ एग्जीक्यूटिव की ओरिएंटेशन के बीच में। मतलब कि ये है कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्रॉब्लम को ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से डील करते हैं, जो स्टाफ ऑफिशियल्स हैं जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादा थियोरेटिकल रहते हैं। थर्ड है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी जो है लाइन और स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स की जो ड्यूटी है वो जनरली ना मतलब ढंग से क्लियर नहीं किया जाता है कई बार कि इसको ये करना है इसको वो करना है, तो इसे कोऑर्डिनेशन पे असर पड़ सकता है। फिर फोर्थ है यहाँ पे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टाफ स्पेशलिस्ट हैं वो रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं है, आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपकी वजह से गलत हो गया, तो वो अपनी ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। फिफ्थ है कॉस्टली स्ट्रक्चर। जो अपॉइंटमेंट है, अब जब एक्सपर्ट्स आपको रखना है जाहिर सी बात है बहुत महंगा पड़ता है, जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकती है। सिक्स्थ है मोर रिलायंस ऑन स्टाफ। अब कुछ लाइन मैनेजर्स जो हैं वो स्टाफ पे ही रिलाई करके बैठ जाएंगे कि भैया हमें तो ये जो कहेंगे हम तो वो करेंगे, तो उनका जो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अब बात करते हैं सुपेरियॉरिटी ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर किस मामले में है? 6 पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। पहला है रिलीफ टू लाइन एग्जीक्यूटिव्स। जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम स्टाफ देखेंगे तो लाइन एग्जीक्यूटिव को राहत मिलेगी। दूसरा एक्सपर्ट एडवाइस, भैया समझ ही गए। तीसरा बेटर कोऑर्डिनेशन। अभी मैं कहता कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, तो देखो क्या है कि जो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, स्टाफ दे रहा है और लाइन ऑफिसर्स उनको एक्शन में डाल रहे हैं, तो उससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। हाँ, अगर वो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोऑर्डिनेशन खराब हो सकती है, पर हाँ वैसे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। फोर्थ है बेनिफिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वही मैंने आपको बताया, वो रिसर्च डेवलपमेंट करते रहते हैं। फिफ्थ है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। स्टाफ ऑफिसर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव्स को, तो उनको भी फ़ायदा होता है यार, लाइन एग्जीक्यूटिव को फ़ायदा होता है उनकी एक्सपर्ट नॉलेज का। सिक्स है बेटर डिसीजन। वही मैंने आपको बताया कि लाइन और स्टाफ ऑफिसर मिलकर डिसीजन कुछ ले रहे हैं, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, तो डिसीजन बेहतर देखने को मिलता है। तो जहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज एंटरप्राइज है, तो वहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सूटेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ज़रूरी डिसीजंस लेने के लिए। जो लाइन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, स्टाफ जो है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, वही सारी कुछ खास बातें हैं नहीं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें। तो ये हो गया। अब थर्ड है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फटाक से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखो ना, ये कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसमें भी लाइन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो लाइन और स्टाफ अथॉरिटी के बीच का रास्ता होता है। इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं उनको टॉप पोजीशन में डाला जाता है पूरी एंटरप्राइज में। ये ना कमांड की काफ़ी लिमिटेड पावर देते हैं ऐसे लोगों को, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को उनके फंक्शन संभालने के लिए। बेसिकली क्या है कि जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट तक सीमित रहती है, जो वहाँ पर आपके फंक्शनल गाइडेंस है वहीं तक। इसमें क्या है, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी आती है। वो ये मुझको लगता है आप समझे नहीं होगे, अभी मैं समझाता हूँ अभी ढंग से। F.W. टेलर जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, उन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया है।
जैसा नाम से पता चलता है, जो एंटरप्राइज की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको फंक्शंस के हिसाब से बांट दिया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, और उनको एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट के अंडर डाला जाता है। जैसा आप फिगर 12.8 नाम है इसका, उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो फंक्शनल इंचार्ज है वो सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है जो उसके एरिया है, बिजनेस ऑपरेशन का एरिया, उसके अंदर, ठीक है ना। अब इसका मैं ये है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं अलग अलग फंक्शनल स्पेशलिस्ट से। तो बेसिकली सबॉर्डिनेट्स को अलग अलग लोगों से, बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं, वो अलग अलग लोगों को अकाउंटेबल है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पेसिफाइड फंक्शंस में डिवाइड कर दी गई हैं, जैसे ऑपरेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल। दूसरा, हर फंक्शनल एरिया जो है वो एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट के अंडर डाला गया है। जो स्पेशलिस्ट है उसकी पूरी अथॉरिटी है, उसको राइट है कि वो ऑर्डर्स दे सके अपने फंक्शन के हिसाब से। थर्ड है कि 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं: लाइन अथॉरिटी रिलेशनशिप, स्टाफ अथॉरिटी रिलेशनशिप और फंक्शनल अथॉरिटी रिलेशनशिप। फोर्थ है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइन और स्टाफ के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिफ्थ है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता जैसा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉसेस हैं। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। पहला पॉइंट है इसमें मेरिट का, स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलता है। अब हर फंक्शनल इंचार्ज जो अपने एरिया में एक्सपर्ट है, क्यों, इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगी, वो अपने सबॉर्डिनेट्स की मदद से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक्सपर्ट्स के अंडर काम कर रहे हैं और लिमिटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं। थर्ड है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। जो फंक्शनल मैनेजर है उसको ना एक फंक्शन में एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, तो इससे जो है एग्जीक्यूटिव्स को हायर लेवल के लिए डेवलप करना आसान हो जाता है। तो एक ही एरिया में उसको एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो ये अच्छी बात है, आसान बात है। फोर्थ हो गया रिडक्शन ऑफ वर्कलोड। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इससे टॉप एग्जीक्यूटिव्स का काम कम हो जाता है, तो वहाँ पे एंटरप्राइज में ना जॉइंट सुपरविजन रहता है। हर फंक्शनल एक्सपर्ट जो है वो अपने एरिया की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है। फिफ्थ है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक्सपेंशन का काफ़ी आपको स्कोप मिलता है। वहाँ पे क्या है, आपको एफिशिएंसी का लॉस नहीं हो रहा है, डिसलोकेशन नहीं हो रहा है। हर मैनेजर जो है उसकी खुद की कुछ स्पेशलिटी है। सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे आखिरी, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी ये ना काफ़ी फ्लेक्सिबल पैटर्न होता है। आप जो फंक्शनल एरिया में चेंज करते हो तो उससे क्या है कि अगर आप कोई फंक्शनल एरिया में आपको चेंज करना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुइस ए एलन के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो फंक्शन एज अ होल कैन बी कट बाय एलिमिनेटिंग पोजीशंस एट लोअर लेवल्स विदाउट सीरियसली अफेक्टिंग इट्स टोटल परफॉर्मेंस। अब क्या डीमेरिट्स हैं इसके? पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स। जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है वो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। बहुत सारे बॉस आ जाते हैं, ठीक है ना, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किसको ऑर्डर माने किसके ना माने। दूसरा है डिफ़िकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो है आप किसको कहोगे, अब यूनिटी ऑफ कमांड तो यहाँ पे है नहीं, अलग अलग बॉस से ऑर्डर ले रहे हैं, तो अगर कुछ काम ख़राब होता है तो आप क्या कहोगे, भाई ये किसके ऑर्डर मानने की वजह से ही इसका काम ख़राब हुआ है, या किस बॉस को गला पकड़ोगे आप, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रिंक हो जाती है। थर्ड है एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। इतने सारे लोग रखोगे तो खर्चा तो बढ़ ही जाएगा ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन ये खर्चा नहीं उठा सकती हैं। फोर्थ है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं रहता है कि जो लोअर सुपरवाइजरी स्टाफ है उनमें नहीं रहता और जो वर्कर्स हैं उनमें भी नहीं रहता, क्योंकि अभी जो बहुत सारे बॉसेस के अंडर लोग काम कर रहे हैं तो इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस भी हैम्पर होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इतने सारे लोगों को आपने रख लिया है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में डिले भी हो सकता है कि जब आपको एक से ज़्यादा स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना हो तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे और बस यही था इस चैप्टर में। अभी जो मॉडर्न वाले हैं वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, उसकी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है ना। तो बस यार दोस्तों, अगर आपको थैंक्स का बटन दिख रहा है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। और बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में तब तक लेटर बाय एंड थैंक यू।